हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने हिंदू लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी कि 1955 से पहले हिंदू मैरिज कैसे हो रही थी सोसाइटी के अंदर, और सोर्सेज ऑफ लॉ हमने डिस्कस किए थे कि कहाँ से जो है हिंदू लॉ डेवलप हुआ है सोसाइटी के अंदर और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शुरू करने जा रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें भी हम सेक्शन 2 से शुरू करेंगे कि ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट ये किन किन लोगों पर अप्लाई होगा। बेसिकली हिंदू कौन है ये हम इस सेक्शन में हमें बताया गया है, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदू को मैंने जो है 2 कैटेगरी में बांटा है। तो पहली कैटेगरी को हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आएगा, ये जो एक्ट है वो उन लोगों पे अप्लाई होगा जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, या किसी भी तरीके से हिंदू जो प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा, जो वीरशैव समाज है या लिंगायत है या फिर प्रार्थना समाज को मानने वाले या फिर आर्य समाज को, जो आर्य समाज के फॉलोअर हैं वो लोग, या फिर ब्रह्म समाज को जो फॉलो करते हैं, उन पे ये एक्ट लागू होगा और उनको ही हम हिंदू मानते हैं। तीसरा इसमें आएगा, जो आपके जैन हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं या फिर सिख, इन पे भी ये जो है एक्ट लागू होता है, इनको भी हम हिंदू मानते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैंने रखी है उसमें पहला पॉइंट ये है कि जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो उनका जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो। लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा जो है हिंदू ही माना जाएगा। दूसरी जो इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है, अगर उसका कोई एक पेरेंट हिंदू है तो वो बच्चा भी हिंदू ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई कन्वर्ट होके आया है या फिर रिकन्वर्ट हुआ है तो ऐसे लोग भी हिंदू की कैटेगरी में ही आएंगे। कन्वर्ट और रिकन्वर्ट में क्या फ़र्क है? देखो, कन्वर्ट में हुआ कोई बंदा मुस्लिम था, वो कन्वर्ट हो गया हिंदू में, या ऐसा पर्सन भी हम हिंदू की कैटेगरी में, मतलब वो हिंदू ही कहलाएगा। रिकन्वर्ट का एग्जाम्पल है, पहले कोई बंदा हिंदू था, वो कन्वर्ट हुआ मुस्लिम में और फिर कन्वर्ट हो गया हिंदू में ही, तो ऐसा बंदा भी हिंदू की कैटेगरी में ही आएगा, उसको भी हम हिंदू ही मानेंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वन पेरेंट हिंदू। तो वन पेरेंट हिंदू का मतलब ये होता है, अब मान लो ये एक चाइल्ड है, ठीक है, इसके जो फादर हैं वो है मुस्लिम, इसकी जो मदर है वो है हिंदू। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका जो बच्चा होगा वो हिंदू की, मतलब वो उसे हिंदू मानेंगे या मुस्लिम मानेंगे। तो ये इस चीज़ से डिसाइड होगा कि उसकी जो अपब्रिंगिंग है या ब्रॉटअप कैसे हुआ है वो। अगर वो मुस्लिम तरीके से ब्रॉटअप हुआ है बच्चा तो वो बच्चा कहलाएगा मुस्लिम। जो होती हैं हिंदू प्रैक्टिसेस, अगर उनके बीच में बच्चा जो है पला बड़ा है तो फिर वो कहलाएगा हिंदू, ठीक है। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि हिंदू बेसिकली किसको मानेंगे, यही बताया। अब इतना देख लिया, अब ये भी देख लेते कि हिंदू कौन नहीं माना जाएगा। तो हिंदू किसको नहीं मानेंगे हम?
तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो मुस्लिम होगा वो हिंदू नहीं माना जाएगा। दूसरा, जो ज्यूज़ हैं वो भी हिंदू नहीं है। तीसरा, जो क्रिश्चियन है ये लोग भी हिंदू नहीं है। और चौथा, पारसी। ये चारों ही लोग जो है हिंदू की कैटेगरी में नहीं आते। इसके अलावा एक पॉइंट और सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज दे रखा है कि जो भी एसटी वर्ग है, जो ये वो एसटी वर्ग है जो आर्टिकल 366 के 25 क्लॉज में बता रखा है। ये वाला जो वर्ग है ये भी हिंदू की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ेट में पास ना कर दे कि ये लोग जो है इस मैरिज एक्ट में फॉल करते हैं, तब तक ये भी हिंदू नहीं माने जाएंगे जो एसटी लोग हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यही देखा है कि कौन हिंदू होगा कौन हिंदू नहीं होगा। अब हम देखेंगे थोड़ी सी डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले आप जो है इस एक्ट को आगे पढ़ें, क्योंकि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। चीज़ और मेरे को बतानी थी, इसमें एक केस आया था यज्ञा पुरुष दास जी वर्सेस मूल दास। इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई बंदा मंदिर जाता है, तिलक लगा लेता है या भगवा पहन लेता है, तो सिर्फ इन सब चीज़ों से ही हम उसको हिंदू नहीं मानेंगे। अगर ये प्रैक्टिस करता है तो सिर्फ इन चीज़ों को करने से ही हम ये नहीं कहेंगे कि वो बंदा हिंदू है। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 3 में। तो पहली डेफिनेशन है जो हम देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम फुल ब्लड। फुल ब्लड कौन होता है? अच्छा, फुल ब्लड, और ये इसमें 3 डेफिनेशन हमें जाननी है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड। तो पहली बात तो हम ये जान लेते कि हम ये जो फुल ब्लड देख रहे हैं वो किन लोगों के बीच में देख रहे हैं। तो फुल ब्लड होता है, मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, अब इसका कोई ये एक लड़का, इसको मेल मान लो, एक ये फीमेल है, ये बहन जी हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो गई शादी, ठीक, इनसे हुआ एक बेटा, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, हम इसका नाम रख देते हैं इतवारी, ठीक है। अब फुल ब्लड क्या होता है? फुल ब्लड का मतलब है जिसमें जो पेरेंट्स हैं इस बच्चे के, वो दोनों क्या हैं? सेम है, ठीक है। अगर तो पेरेंट्स सेम है तो ये कहलाएगा क्या? फुल ब्लड। इसके बाद आती है दूसरी डेफिनेशन, हाफ ब्लड। हाफ ब्लड के केस में क्या होता है? अब हाफ ब्लड में क्या होगा? हाफ ब्लड में इसके जो फादर हैं वो तो सेम रहेंगे, बट यहाँ जो इसकी मदर है वो डिफरेंट हो जाएगी। जिसे आप कहते हो सोतेला भाई या सोतेली बहन, ठीक है, उस केस में क्या होता है? उसमें मदर चेंज हो जाती है। तो ऐसे जो केस आएंगे वो किस में फॉल करेंगे? हाफ ब्लड में, उन्हें बोलेंगे हाफ ब्लड। तीसरा जो कैटेगरी आती है इसमें, जो तीसरी डेफिनेशन है वो है यूट्राइन ब्लड की। यूट्राइन ब्लड के केस में क्या होता है? यूट्राइन जो वर्ड निकला है वो यूट्रस से निकला है, तो जहाँ पे सेम यूट्रस होगा, मतलब कि यहाँ पे शिवम भाई साहब के फादर 2 हो जाएंगे और मदर रहेगी सेम। तो
ये क्या कहलाएगा? अच्छा, कौन कहला रहा है यहाँ पे हाफ ब्लड, फुल ब्लड? इनके जो बच्चे होंगे, अब मान लो जैसे इसकी मदर डिफरेंट थी, ठीक है, अगर यहाँ इस मदर से कोई इनका बच्चा होता तो ये बच्चा और ये बच्चा, ये दोनों कहलाते हाफ ब्लड, ठीक है, पेरेंट्स नहीं कहलाएंगे। ये जो दो बच्चे के रिलेशन है ना, इन दोनों बच्चों का आपस में जो रिलेशन है वो हाफ ब्लड है। इसी तरीके से जो यूट्राइन ब्लड होगा उस केस में भी ये होगा। ये जो बच्चे हैं दो, जिसमें मदर सेम है, फादर अलग अलग है, तो ये जो बच्चे हैं दोनों, इनका जो रिलेशन देखा जाएगा आपस में वो कहलाएगा यूट्राइन ब्लड, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है जो आपको देखना चाहिए, मतलब उसके बिना तो मैरिज एक्ट आप पढ़ ही नहीं सकते। तो अब हम देखेंगे इसमें सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सपिंडा। ठीक, अब सपिंड रिलेशनशिप होता क्या है? सपिंड का मतलब होता है सेम पिंड, ठीक, या फिर सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हो। इसमें जो आपको समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें कुछ जनरेशन बता रखी है इस एक्ट के थ्रू। वो बता रखी है फादर के साइड से आप देखोगे 5 जनरेशन, और मदर की साइड से आपको देखनी है 3 जनरेशन। ये जो जनरेशन आप देखोगे इसमें खुद को भी इंक्लूड करोगे, खुद को इन द सेंस जिसकी शादी हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये एक भाई साहब हैं, इनका नाम है शोभित, ठीक है, इनको करनी शादी। तो सबसे पहले रिश्ता देखेंगे। रिश्ता कहाँ देखेंगे? सेम गोत्र में नहीं होना चाहिए। अब गोत्र कैसे काउंट करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया फादर की साइड से 5 पीढ़ी, ये तो पहली जनरेशन तो हो गई ये खुद शोभित, इसके ऊपर गए इनके फादर आ गए, ये कौन सी हो गई? सेकंड जनरेशन। इनके ऊपर गए तो इनके भी फादर आ गए, ये कौन सी हो गई? थर्ड। इसी तरीके से ऊपर गए तो फिर फादर के फादर के फादर, और फिर इसके ऊपर गए तो फिर फादर, फिर फादर, और इनके भी मतलब फादर के फादर, मतलब कि इनके भाई साहब के दादा, दादा के भी दादा। तो ये हो गई इनकी 5 पीढ़ी, ये हो गई 5th जनरेशन, और ये है 4th, ठीक। तो यहाँ से काउंट करेंगे 5 पीढ़ी जो हम काउंट करेंगे। अब इसमें 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 जो लड़की हम देख रहे हैं इन भाई साहब के लिए, वो इन जनरेशन में फॉल नहीं करनी चाहिए। मतलब कि इनके जो शोभित भाई साहब के फादर हैं, इनके भाई की बेटी नहीं होनी चाहिए, सिमिलरली इनकी बहन नहीं होनी चाहिए, इनकी बहन की बेटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से मतलब इन जनरेशन में से वो लड़की नहीं होनी चाहिए। कहाँ? फादर की साइड से 5 जनरेशन, ठीक। इसी तरीके से जब हम मदर की साइड का जो है करेंगे कैलकुलेट, तो वो कैसे करेंगे? मदर की साइड हम देखते हैं बेसिकली 3 जनरेशन ही, ठीक है। मदर की साइड से कैसे देखेंगे? अब इनकी मदर आएंगी, ये हो गई दूसरी जनरेशन, फिर इनकी मदर आएंगी, ठीक, तो ये हो गई तीसरी जनरेशन। अच्छा, तो ये है 3 जनरेशन। अब मदर की जो सिस्टर है उनकी डॉटर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप मतलब इन शोभित भाई साहब की मौसी की लड़की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से नानी का कोई रिलेशन में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर ये लड़की इन 2 रिलेशन में निकल के आती है तो शोभित भाई इनसे शादी नहीं कर सकते। सिंपल इज़ दैट। यही कहलाता है सपना रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है एक
वो आती है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इस एक्ट में कुछ जो है रिलेशनशिप बता रखे हैं जहाँ पे रोक लगाई गई है कि आप इन रिश्ते में आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कि फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं, ये हैं हमारे शिवम भाई साहब, ठीक है। अब इन भाई साहब को शादी करनी है, तो इस एक्ट के तहत और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के तहत ये किससे शादी नहीं कर सकते? इनके जो ऊपर की जनरेशन है, यानी कि इनसे एक स्टेप ऊपर, ये अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये तो लड़का है तो इसलिए माँ है, अदरवाइज अगर लड़की होती तो फादर से नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो शिवम है, ये अपनी मदर से शादी नहीं कर सकते। अगर लड़की होती तो इनके हस्बैंड या वाइफ से। ये सेकंड इसका पहला पॉइंट है जिसमें ये बताते हैं कि ये अपने एक लीनियन असेंडेंट, आप जब एक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा इफ़ वन इज़ द लीनियन असेंडेंट ऑफ दी अदर्स। तो यानी कि लीनियन असेंडेंट कौन हो गया? मदर, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट में ये होगा कि अगर ये लड़की है तो इनके हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती। अगर ये लड़का है तो, और यहाँ पे आ जाते फिर फादर, ठीक है, फादर के केस में, तो ये इनकी वाइफ से शादी नहीं कर सकते शिवम भाई साहब। अब समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट में कह रखा है कि आप भाई की बीवी से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी चाची से शादी नहीं कर सकते, मामी से शादी नहीं कर सकते, दादा दादी का कोई भाई बहन है उनसे शादी नहीं कर सकते, ठीक। इसके अलावा चौथा है, ये चौथा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ। चौथा है आपस में भाई बहन शादी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है चाचा भतीजी, ये शादी नहीं कर सकते, पर ये मुस्लिम लॉ में अलाउड है, वहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते। इसके अलावा चाची भतीजे भी शादी नहीं कर सकते। अगर इन लोगों ने शादी करी तो वो शादी वॉइड हो जाएगी, वहीं ख़त्म, उसका कोई वजूद नहीं है शादी का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हिंदू कौन है और कुछ बेसिक डेफिनेशन जो भी हमने डिस्कस करी है इसमें। नेक्स्ट वीडियो से हम कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है एक वैलिड शादी को करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।